हेलो गाइस, उस्मानी सर फिर आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर सा कलेक्शन। बच्चों, आज का जो न्यूमेरिक्स होगा, जो नीट स्पेशल और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, वो जो आज न्यूमेरिकल्स आपको दिया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है, बताया जाएगा, काफी कंसेप्चुअल है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और नीट स्पेशल के कॉन्सेप्चुअल है और नीट स्पेशल का जो आपका फाउंडेशन है, जिसको आप समझ करके नेक्स्ट सम खुद भी ट्राई कर सकते हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। और इसमें मैं आपको वन बाय वन बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे जैसे स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे, मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं उसमें आपको इससे भी बेहतर आपको न्यूमेरिक्स जो आपको कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने बने रहें और आपके अपने बेहतर के लिए बने रहें। मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप बेहतर से बेहतर मेरे से प्रॉफिटेड हो, बेनिफिटेड हो और बेहतर से बेहतर भविष्य आप खुद बना सके। तो बच्चे, हम लोग वक्त को जाया नहीं करेंगे और बात करेंगे सीधे आज के इस क्वेश्चन पर। तो बच्चे, क्वेश्चन दिया, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स। कहता है इस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये जो फिगर में ये सर्किट दिखाया गया है, यहाँ पे हमें इसका एक्स का वैल्यू निकलना है। व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, एक 5 ओम रेजिस्टर यहाँ दिखाया गया, बोल रहा है कि इससे करंट जब फ्लो नहीं करेगा तब इस सर्किट में जो यहाँ पे एक सोर्स डाला गया है सेल 6 वोल्ट का, तो कह रहा है कि सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ एक्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। इधर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करता, कह दिया। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ के तो हमें ये लगना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को पहले समझ लो, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को बता देता हूँ। नॉर्मली जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फिगर होता है आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में और डिफरेंट बुक्स में, तो नॉर्मली फिगर कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं, क्योंकि बच्चे उसी को जानते हैं। तो मैं डिजाइन करता हूँ इस तरह से, कुछ फिगर होता होगा, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आता है। और यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर लेते हैं हम लोग इस तरह से, और यहां से यहाँ के बीच एक सेल को हम लोग इंसर्ट करते हैं, रखते हैं। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q एंड रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टेंस S। जनरली होता है क्या, P एंड Q गिवन होता है, फिक्स होता है। R जो है ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, और जनरली हम लोग इसके वैल्यू को बैलेंस लाने के लिए, बैलेंस स्टेट में लाने के लिए इसके वैल्यू को चेंज करता है। और ये S जनरली अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये डिजाइन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग जब इस सर्किट को हम लोग इस सेल से जोड़ करके इसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हर आर्म्स में करंट फ्लो करता है, लेकिन हम लोग करते क्या, इस आर के वैल्यू को, इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि इस आर्म से, इन गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इधर से करंट नहीं फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग यहाँ 0 बताएगा। तो उस समय इस स्थिति को, इस पोजीशन को हम लोग बैलेंस स्टेट कहते हैं। बोलते हैं कि अभी हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस स्टेट में है। और जब ये बैलेंस स्टेट में आ जाता है तो कहा जाता है कि P एंड Q का जो रेशियो है, P अपॉन Q, ये इक्वल टू R अपॉन S का होता है। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S लिखो, या पहले R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिकली। या आप अगर चाहते हो कि नहीं Q अपॉन P, तो ये S अपॉन R हो जाएगा। Q अपॉन P करोगे तो S अपॉन R हो जाएगा, या S अपॉन R इक्वल टू आप Q अपॉन P करो, किसी को भी रखो। तो ये इस तरह का आप जो मैथमेटिकल यहाँ पे जो ट्रेंड है, मेथड है, उसको आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि P अपॉन Q एंड R अपॉन S ही दिमाग में रखना है, तो आप R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ P माना, यहाँ पे Q माना, और यहाँ R, यहाँ S। ट्रेडिशनली हम लोग यही लेते हैं फिगर में, हम इसी को R ले लेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको S ले लेंगे, यहाँ P लेंगे, यहाँ Q लेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ध्यान ये देना है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करता है, चारों रजिस्टर
और एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ के बीच, इन दोनों के बीच ये दूसरा डायगोनल है, तो दूसरे डायगोनल में हम लोगों ने सेल रखा है। बस ये चीज खाली आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा चीज एज इट इज है। तो इस फिगर को हम लोग देखते हुए यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले ये फिगर हमारा थोड़ा सा वहां पे कुछ वेग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि फिगर है किस तरह का, तो उसको उठा के हम यहाँ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने, यहाँ पे कुछ नाम दे दिया जाए, इसको दे दिया नाम ए, और यहाँ दे दिया इसका नाम बी, उसके बाद सी, और यहाँ पे डी कर दिया। तो ए बी सी डी नाम दे दिया। अब हम लोग यहाँ करते क्या, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। ए से चलना शुरू करते हैं हम लोग, ए से चलना शुरू करते हैं, ए से चला, एक रजिस्टर है और बी तक चला, ए से बी तक चला, ए टू बी, और फिर बी टू नेक्स्ट रजिस्टर है सी तक चला। तो ए टू बी टू सी। अब फिर चलते हैं ए टू डी, ए टू डी चला, और फिर डी से सी चलते हैं, डी से सी चलते हैं, तो ये हो गया सी। और बीच में यानी ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हम लोगों ने क्या रखा है, गैल्वेनोमीटर रखा है। ए एंड सी के बीच में यहाँ पे हमने एक सेल रखा, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में हम लोगों ने एक सेल रख दिया, यहाँ पे एक सेल रख दिया, ए और सी के बीच में, बिटवीन ए एंड सी एक सेल रख दिया। और उसके बाद बीडी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखाया गया। तो बीडी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखाया गया, ये मान के चलो ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग जी कहते हैं। तो यहाँ जी का वैल्यू है 5 ओम, 5 ओम है। और बाकी ए टू बी जा रहे हैं, तो ये हमारा ये 2 ओम है। और उसके बाद फिर बी टू सी जा रहे हैं, ये 6 ओम है। और उसके बाद ए टू डी आप जा रहे हो, यहाँ पे x है, अननोन है जो हमें पता करना है। और उसके बाद डी टू सी जा रहे हो, तो ये आपको 18 है, ये 18 ओम है। तो अब आपको यहाँ x निकालना है, क्योंकि ये बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों। तो बैलेंस स्टेट में होता क्या है कि P अपन Q इक्वल टू R अपन S। अगर आपने इसको P इसको Q लिया है, तो ये R और ये S हो जाएगा। तो अब और भी अगर चाहते हो कि नहीं आप बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज को अब याद रखे हुए, तो आप इसको P मान लो, और इसको आप Q मान लो, और इसको R मान लो, दिस इज S। तो अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वो जानते क्या है, सीधे लिख देते हैं बच्चों, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो P अपॉन Q, P कितना दिया हुआ है, P यहाँ दिया हुआ है 2 एंड Q दिया हुआ है 6। उसके बाद R का वैल्यू हमें पता करना है, X है, और S का वैल्यू हमें 18 दिया हुआ है। तो अब यह X का वैल्यू निकालना है। तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 6, और 18 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, यानी ये आंसर हो गया हमारा। इस X का वैल्यू यहाँ पे 6 ओम है। लिख लो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, बहुत ही प्यारा सा, आप इसको देखो। कह रहा P, Q, R and S are the 4 resistor wires of resistances 2, 2, 2 and 3 ohms respectively. Find out the resistance with which S must be shunted in order that the bridge may be balanced. कह रहा है कि यहाँ पे P, Q, R, S 4 रजिस्टर दिया हुआ है। बिल्कुल हमें इशारा कर रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करना चाह रहा है वो। तो 4 रजिस्टर है, हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 रजिस्टर इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर डाल देते हैं, A, B, C, D, और यहाँ पे एक सेल डाल देते हैं हम लोग। चलो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो गया। इसको हम P कह रहे हैं, इसको Q, एंड दिस इज R एंड दिस इज S। कह रहा है P, Q, R, S, ये 4 रजिस्टर है और इनके रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। दिस R is also 2 ohm and this S is 3 ohm। ये रजिस्टर्स का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि अब हमें इसको
बैलेंस स्टेट में लाना पड़ेगा। अभी ये बैलेंस स्टेट में नहीं है बच्चों, बैलेंस स्टेट में इसलिए नहीं है कि बैलेंस स्टेट में तब आता है जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। देखो P एंड Q का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है, और यहाँ R का वैल्यू भी 2 है, लेकिन S का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो ये बैलेंस स्टेट में नहीं है। बैलेंस स्टेट का मतलब है जो P अपन Q का वैल्यू है वो R अपन S का वैल्यू होना चाहिए, जो अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2 अपन 2 1 हो जाएगा और 2 अपन 3 ये 1 नहीं होगा। तो ये बैलेंस स्टेट में नहीं है। और बैलेंस स्टेट में आने के लिए इस S का वैल्यू कितना होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था। बैलेंस स्टेट में तब आएगा जब S का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, जो यहाँ पे ये 2 नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, एक रजिस्टर्स यहाँ आपको लगाना है। क्वेश्चन कहता है कि आप एक ऐसा रजिस्टर लगाओ, शंटिंग करो इसके साथ, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, ये पता करना है कि कितना रेजिस्टेंस वाला यहाँ वायर इसके साथ शंटिंग किया जाए कि ये बैलेंस स्टेट में आ जाए। इसका मतलब है कि जो वायर हम शंटिंग करेंगे, इस वायर के साथ इसका रिजल्टेंट वैल्यू हमें कितना मिलना चाहिए, इसके हिसाब से 2 मिलना चाहिए। अगर ये 2 मिल जाता है तो हमको ये R का वैल्यू लगने के बाद ये बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, सिर्फ इस आर्म को उठा के यहाँ लेके आएंगे, S और R को उठा के यहाँ लेके आते हैं, ये S है और हमने R यहाँ पे कनेक्ट किया। दिस इज S जो दिया हुआ ऑलरेडी 3 ओम का है, दिस इज 3 ओम, एंड R का वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। सिर्फ इतना पता है कि इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आपको 2 आना चाहिए। अगर S का वैल्यू 2 आ जाता है, यहाँ पे इस आर्म में हमारा रेजिस्टेंस अगर 2 आ जाता है तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए कहा जाता है कि कितना रेजिस्टेंस इस S के साथ शंट करना है। शंट का मतलब आपको इसको पैरेलल में ऐड करना है। तो हमने पैरेलल में उसका R ले लिया और इस R का वैल्यू निकालना है, सो दैट कि इनका रिजल्टेंट 2 हो जाए। तो यानी S और R का रिजल्टेंट 2 हो जाएगा। S और R यहाँ पैरेलल में है। जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल रेजिस्टेंस का जो 2 रेजिस्टर जब पैरेलल में हो और उसका रिजल्टेंट वैल्यू का जो मान आता है, रिजल्टेंट वैल्यू जो आता है वो आता है प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इसका मतलब है कि R इंटू S अपॉन R प्लस S हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट वैल्यू हमें 2 मिलना चाहिए। तो दिस मस्ट बी 2। R का वैल्यू पता करना है और S हमें पता है 3 अपॉन, ये हो जाएगा R प्लस 3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2R हो जाएगा, दिस बिकम्स 2R प्लस 2 3 जा 6, और इधर की तरफ हो जाएगा R इंटू 3 या 3R। अब ये 3R यहाँ 6 है, अब ये 3R की तरफ इस 2R को उठा के लेके जाते हैं हम लोग 2R को, तो 3R माइनस 2R, R हो जाएगा R इक्वल टू 6, यानी हमें यहाँ R इक्वल टू 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगाना पड़ेगा, जिससे ये हमारा बैलेंस स्टेट में आ जाए। तो आप इसको पॉज करके लिख लो बच्चों। इस कड़ी में अगला समय हमारा इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट द रेशियो आर्म PQR नियरली इक्वल। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज में जो PQR में रजिस्टर है नियरली इक्वल है, लगभग बराबर है। द ब्रिज इज बैलेंस, कहता है ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट फ्लो नहीं करेगा। कहता है रेजिस्टेंस का वैल्यू, R का वैल्यू, R रेजिस्टेंस के वैल्यू दिया 500 ओम। कहता है P एंड Q को इंटरचेंज करते हैं, ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, यानी P एंड Q के प्लेस को हमने इंटरचेंज कर दिया, P के प्लेस में Q को रखा और Q के प्लेस में P को रखा। तो फिर कह रहा है कि R का वैल्यू यहाँ चेंज हो जाता है, R का वैल्यू 505 ओम हो जाता है। तो कह रहा है कि X का वैल्यू क्या होगा एंड P अपन Q का रेशियो क्या होगा। तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को रफली हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिजाइन करके, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R, दिस इज S को हमने यहाँ X रखा है, और बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर कर दिया, यहाँ पे एक सेल लगा दिया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्ट्रक्चर बन गया। तो कह रहा है कि P अपॉन Q का जो वैल्यू है, यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, P अपॉन Q बैलेंस स्टेट में क्या होता है बच्चों, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। तो S का वैल्यू है X है, तो R का वैल्यू इस केस में 500 है अपॉन X है। नेक्स्ट कहता है P एंड Q को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जहां पे P है वहां पे Q करा और Q के जगह यहाँ पे P करा, तो ये R और X का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं है। P यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया, तो Q अपन P, R और S
नहीं चेंज है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, 505/x आ जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ P/Q इसको कर देते तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो हमने क्या करा कि 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करा, आगे बढ़ाया, तो P/Q मल्टीप्लाइड Q/P, इधर की तरफ P/Q इंटू Q/P, और ये है 500/x, और ये हो जाता है 505 है, 505 है, 505/x। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 1 और ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड 505/x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर को इधर कर लो, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 500, तो ये 505 है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हटने के बाद बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा √500 मल्टीप्लाइड 505। तो ये वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। आप यहाँ से पहले इसको आराम से लिख लो पहले, ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। चलो, अब कह रहा है कि x का वैल्यू हम लोगों ने रफली निकाल लिया। ये वैल्यू लगभग आप इसको निकाल के चेक कर लो, स्क्वायर रूट निकालना आता ही होगा आपको। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ इस तरह से निकालो आप। 500 में से आप क्या करो, 100 आउट कर लो, तो ये हो जाएगा 5। इसी तरह से 505 में अगर आप 5 को कॉमन आउट करते हो मल्टीप्लाई में तो 101 हो जाएगा। 101 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 505 हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा बच्चों, 10, 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, 12 हो जाएगा इतना। अब यहाँ हो गया 101, यानी ये 50 मल्टीप्लाइड 101 का रफली वैल्यू आप निकालोगे बच्चों, ये 10.04 के आसपास आता है। रफली इतना मान के चलते हैं हम लोग, 10.04 के आसपास आता है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से करो क्या, यहाँ का 0 हटा दोगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100.4, डेसिमल यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ का 0 हटा है, यानी 10 हटा तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 का 2 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 5 4 जा 20 का 0 कर दिया आपने, यहाँ 0 है, 5 4 जा 20 0 आ गया, उसके बाद 2 आया, 5002 आ गया यहाँ पे, उसके बाद 50 और ये 5, यानी 502 के आसपास रफली वैल्यू आता है, मान के चलो। ये आ गया आपको 502 ओम के आसपास, और भी आता क्योंकि हमने इसका रफ वैल्यू ले लिया 10.04, और निकालते हैं तो और भी वैल्यू आ सकता है डेसिमल के बाद, तो इतना आप काम चला सकते हो। तो यहाँ से आपको ये मिल गया। उसके बाद आपको निकालना क्या है, P और Q का रेशियो निकालना है। तो P/Q का वैल्यू निकालो। P/Q का वैल्यू कितना था हमारे पास, तो ये 500/x था, तो 500/x, तो 500 यहाँ 500 आ गया और x का वैल्यू आ गया 502। अब आप इसको अगर आप रेशियो में रखना चाहते हैं P/Q, तो ये हो जाएगा आपको 500:502। कुछ कॉमन फैक्टर आता है तो कॉमन फैक्टर आप ले सकते हो, जैसे 2 का फैक्टर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेकर किसको आप हटा सकते हो। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे आपका, तो आप इसको लिखो आराम से, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर शोन इन फिगर। कहता है इस फिगर में जो एक नेटवर्क दिखाया गया है, ये 4 वोल्ट के बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेगा, उस चीज को हमें यहाँ बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं और इस फिगर को थोड़ा सा सरल रूप देते हैं। सरल रूप का मतलब है ये कुछ इस तरह से नेटवर्क है जहां स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करता है, इस तरह के सम में अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चे। तो पहले इसको हम लोग सरल सिंपल नेटवर्क में चेंज कर देते हैं। तो किस तरह से चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे जो हमारा सेल है, ये सेल एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी में नजर आ रहा है, 2 पॉइंट से नजर आ रहा है। तो पहले हम सेल का करंट जो चल रहा है, मान लो सेल का करंट अगर इधर की तरफ चल रहा है, इधर चल रहा है करंट आई, सेल के हिसाब से ये 4 ओम है, यहाँ पे 4 वोल्ट है,
और ये रजिस्टर सब दिया हुआ है। तो करंट अगर ऐसे चल रहा है बच्चों, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ एक पॉइंट को ए टच कर रहा है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और सी पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो हम इसको थोड़ा सा एक शक्ल देना चाहेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट ए दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट बी सी ले लो, पॉइंट ए और पॉइंट सी ले लो। इन दोनों पॉइंट से आपका यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, तो एक सेल यहाँ पे लगा दो। अब दूसरी तरफ आपका ये रजिस्टर्स लगा है, तो हमें ए से सी पहुंचना है। तो ए से सी पहुंचने के लिए आपको इस रूट से अगर आप चलते हो तो ए से सी पहुंचना आपका मतलब मेन मकसद है। तो ए से पहले हम अगर बी पहुंचते हैं तो एक रजिस्टर हमें पता रास्ते में मिलता है ए से बी जाने में, वो 1 ओम का है। उसके बाद बी से चलने के बाद हमें सी पहुंचना है। तो बी से सी चलने के लिए हमारे पास एक रूट है इस तरह से, दूसरा रूट ऐसे है। तो हम इस रूट से जाना पसंद करेंगे क्योंकि हमें एक ही रजिस्टर क्रॉस करना है। तो 2 ओम का रजिस्टर क्रॉस करके हमने सी पहुंच गया, ये 2 ओम का रजिस्टर है। और दूसरा रूट है हमारा ए से डी। तो ए से पहले हम डी चलते हैं, एक रजिस्टर होते हुए एक से हमने ए से डी चला, और डी से चलने के बाद फिर हमको सी जाना है। तो इस रूट को फॉलो करते हैं, डी से सी जाएंगे तो 4 ओम का रजिस्टर फिर हमें यहाँ पे ये 2 ओम का रजिस्टर है, और डी से सी जाने के लिए यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टर है। और उसके बाद बी और डी के बीच में एक रजिस्टर और है बच्चों, ये रजिस्टर है आपको 5 ओम का। तो अब ये आपको सर्किट इस तरह से दिया गया है। अब आपको देखना है कि इसमें करंट कितना ड्रॉ करेगा, यानी ये जो सर्किट में करंट फ्लो करता है, सेल से जो करंट आई आएगा, ये आई करंट आने के बाद यहाँ ए जंक्शन में आई करंट आने के बाद कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, फिर ये सारा करंट्स यहाँ मिल करके फिर ये आई बन जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जो हमारा सर्किट है, क्या ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह से नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको अगर हम P कंसीडर करें और इसको हम Q कंसीडर करें और इसको R, दिस इज S, तो क्या ये P अपॉन Q यानी 1/2 और इक्वल टू R अपॉन S यानी 2/4 है? बिल्कुल है। तो ये 1/2 यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, ये बैलेंस है। इसका मतलब है इधर की तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर की तरफ करंट का जो फ्लो है वो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ये करंट फ्लो अगर नहीं करता है तो इस सर्किट को, और अगर हम लोग सिंपल मान के चले कि ये सर्किट में हमारा ये रजिस्टर या इस आर्म्स का, इस साइड का, इस वायर का कोई मतलब नहीं है, तो हमें चलना है ए से एक रजिस्टर बी चलना है, बी से हमको सी चलना है, ए से रजिस्टर डी चलना है और डी से रजिस्टर यहाँ चलना है। और यहाँ पे हमारा एक सेल है और इस सेल का ईएमएफ यहाँ पे 4 वोल्ट का है। अब यहाँ ये वैल्यू हमारा P का है, P1 है, ये 2 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो अब हमें यहाँ पे इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है ये दोनों आपको सीरीज में है, तो सीरीज में दोनों ऐड हो जाएगा, 1 + 2 ये 3 हो गया, और ये वैल्यू आपको ये भी सीरीज में है, तो 2 + 4 यहाँ पे 6 हो गया, तो ये सीरीज में हो गया। यानी अब हमारे पास इधर दोनों मिला करके ये हमारा आ गया, ये दोनों मिला करके ये वैल्यू मिल गया हमें 3, और यहाँ 2 और 4 मिला के यहाँ मिल गया हमें 6। तो अब 3 और 6 अब यहाँ पे हमारा पैरेलल में है, यानी यहाँ पे ये 3 आ गया और यहाँ पे ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। 3 और 6 का रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट यानी ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 3 × 6 अपॉन 3 + 6, तो 3 × 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में रहने दो, अब 3 + 6 ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो ये R का वैल्यू 2 आ गया, यानी सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा आ गया 2। अब सर्किट में हमें क्या क्या मिला? रेजिस्टेंस मिल गया 2 ओम का, और उसके बाद ईएमएफ जो है हमारा वोल्टेज ईएमएफ ये आ गया 4 वोल्ट का। अब हमें करंट निकालना है, करंट इक्वल टू क्या होगा?
तो करंट बराबर बच्चों, करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट बराबर हो गया, करंट इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम का यानी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट हमें इस सर्किट में मिलेगा एंड दिस इज 2 एम्पियर। लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन फिगर इक्वल्स आर। कहता है इसमें जितना रेजिस्टेंस दिखाया गया इस फिगर में सारा रेजिस्टर्स का वैल्यू आर है। कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड सी। ए और सी टर्मिनल्स के बीच में आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ये दो पॉइंट्स को दो तरफ ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ ए लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम सी लेते हैं। तो ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ए से चल रहे हैं सी की तरफ। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ कुछ नाम दिया गया है। यहाँ दिस इज बी है, ये बी नाम दिया है यहाँ पे, इसको हम ए नाम दे देते हैं। और यहाँ पे नाम दे दिया है डी, तो इसको हम सी नाम दे देते हैं। दिस इज डी और इसको हमने सी कर दिया। तो अब हम चलते हैं ए से नहीं, ए सी ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है बच्चों, तो सी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। तो ए और सी दिया हुआ है तो आप इसको ए नहीं मान सकते हो, तो इसको आप कुछ और मान लो, है ना। ए और नहीं सी नहीं मान सकते हो तो ए की जगह कुछ और ले लेते हैं। इसको ए और सी दिया हुआ है, ये बी है, ये डी है, इसको जी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और इसको हम लोग एफ मान लिया। चलो, तो अब हमें ए से सी ट्रेवल करना है। ए से जब सी की तरफ जाओगे तो आपको देखना है कौन सा रूट लेते हो पहले। तो चलो ए से हमने पहले एफ चला। ए और एफ चूंकि एक ही पॉइंट है, क्योंकि इस बीच में रजिस्टर नहीं तो सेम पॉइंट माना जाएगा। तो अब ए और एफ यहीं पे आप लिख दो, इसी जगह एफ भी है, ए के साथ यहाँ पे एफ भी है। ए या एफ दोनों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। तो एफ से हमने डी चला, चलो एफ से हमने डी चला, ये एफ से डी चला, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है। और डी से हमने जी पहुंच गया, तो जी और सी दोनों सेम है। तो एफ से हमने डी चला, जी चला, तो जी और यहाँ सी दोनों सेम है, एक ही पॉइंट है। चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लोग इसको सेम पॉइंट मानते हैं। और ये भी आर है। उसके बाद फिर आपने दूसरा रूट लेना है। तो दूसरा रूट क्या से, ए से एफ यानी ए टू एफ, और एफ से बी चलते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे हम लोग बी चला, दिस इज बी। और बी से फिर हमें जी यानी सी चलना है। तो बी से एक रजिस्टर और है, यहाँ पे आर, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो ए एफ यानी ए एफ एक ही पॉइंट माना जा रहा है। हमने इधर चला डी, रेजिस्टेंस आर, डी से हमने जी या सी चला तो रेजिस्टेंस हमें आर है, तो ये चला। दूसरा हमने ए यानी एफ से बी चला, ए या एफ से बी चला, रेजिस्टेंस आर। फिर बी से हमने जी या सी चला, रेजिस्टेंस यहाँ हमारा आर है। अब आपको देखना है यहाँ पे बी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस इस तरह का यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस आर है। तो ये कहीं ना कहीं हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों अगर हम इसको P कंसीडर करें, इसको Q कंसीडर करें, और ये इसको R को R ही और इसको S कंसीडर करें, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S की तरह से नहीं है। P अपॉन Q, P क्या है R, Q भी R है और ये R ही है और S भी R है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब बैलेंस स्टेट व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा तो ये जो ये आर्म है, ये आर्म किसी काम का नहीं रहता है मेरा, चूंकि इधर की तरफ करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो अब अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अब हमारे पास रेजिस्टर्स यही काम करेगा। फाइनली हम इस रेजिस्टर्स को ऐसे निकाल लेते हैं, एक रेजिस्टर ये होगा
दूसरा ये होगा, उसके बाद तीसरा ये और चौथा ये होगा। ये सभी आर 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 है, सभी आर आर है। तो ये और ये आपका रेजिस्टेंस, हमें ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों। तो ए और सी के बीच में इधर की तरफ ये सीरीज में है तो 2r हो जाएगा, ऐड हो जाता है। ये भी सीरीज में 2r हो जाएगा, ये 2r और ये 2r फिर आपको पैरेलल में है। तो दोनों के बीच जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको हम आरपी कहते हैं, अगर वो पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम होता है। तो ये 2r और 2r पैरेलल में, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2r इंटू 2r अपॉन सम, सम का मतलब है 2r प्लस 2r। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और नीचे 2r प्लस 2r, ये 4r हो जाएगा, 4 कैंसिल, r भी यहाँ से कैंसिल, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये हमारा r ओम हो जाएगा। लिख लो बच्चों, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन 4 आर्म्स ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज शोन इन फिगर। कह रहा है कि इस फिगर में जो व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाया गया है, हर एक आर्म्स में, व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होता है नॉर्मली, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है। और जब इसको बैलेंस स्टेट में करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट का फ्लो नहीं होता है। तो बेसिकली अगर 4 आर्म्स की बात करेंगे तो करंट ऐसे ही फ्लो कर जा रहा है ऐसे सर्किट में। तो कह रहा है कि जब करंट फ्लो करता है तो करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है, उसमें ये प्रभाव होता है। यानी जिस सर्किट में, जिस वायर में, जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, उसमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस अगर होगा तो वो वायर गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाता है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से कितना हीट उत्पन्न होता है, तो वो हीट का वैल्यू बच्चों इतना होता है, हीट बराबर होता है I स्क्वायर RT। यहाँ I क्या है, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो, और रेजिस्टेंस कितना है और कितनी देर तक ये करंट फ्लो करता है। तो इसको हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट कहते हैं, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना हीट बन रहा है, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना बन रहा है हीट। और ये हमें तब पता चलेगा जब हमें क्या पता हो, रेजिस्टेंस तो पता है, जब हमें ये पता चले कि करंट का वैल्यू कितना है। करंट हमें यहाँ दिखाया नहीं गया सर्किट में, तो क्या करंट हमें निकालना पड़ेगा या करंट के निकाले बिना हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि करंट के विदाउट द नोइंग वैल्यू ऑफ करंट क्या निकाल सकते हैं हम लोग। इधर की तरफ मान लिया कि करंट I1 गया और इधर की तरफ करंट गया I2। तो अब इस आर्म में करंट I1 ही यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेगा और यहाँ से I2 करंट जाएगा, यानी I1 करंट इसको भी क्रॉस करेगा, इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करेगा, I2 इसको और इसको क्रॉस करेगा, और फिर दोनों मिल करके यहाँ I बन जाएगा। मान लो सर्किट में करंट I फ्लो करता है तो ये फिर फाइनली करंट I बन जाएगा जो इस सेल का है। सेल का EMF नहीं पता है, मान लो कुछ देर के लिए EMF इसका ही है, ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा देखते हैं हम लोग आगे कैलकुलेशन में। तो अब हमें ये देखना है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, ये नहीं बताया है। तो बैलेंस चेक करने के लिए आप यहाँ देख लो, ये P अपॉन Q यानी 40 अपॉन P अपॉन Q बोले तो यहाँ रफ में देख लेते हैं, 40 अपॉन 10 इक्वल टू ये R अपॉन S यानी ये 60 अपॉन 15। तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 आ गया और ये भी आपको 4 आ गया। इसका मतलब है कि ये बैलेंस स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये इसका मतलब हमें यहाँ पे इधर की तरफ करंट कुछ फॉलो नहीं करेगा, करंट इधर की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है, करंट उधर की तरफ बहता ही नहीं है। तो अब हम सर्किट में सिर्फ बात करेंगे इधर की तरफ, इधर की तरफ। अब हमें ये देखना है कि इधर कितना करंट और इधर कितना करंट फ्लो कर रहा है, या करंट का फ्लो होने का रेशियो क्या है। ये रेशियो तय करता है रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो अब ये तो पता चल गया कि इधर की तरफ करंट फ्लो नहीं करता है। तो अगर इधर करंट नहीं फ्लो करता है, बी और डी पॉइंट को हम सिंगल या सेम पॉइंट मान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट हमारा ए है और ए से और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो हमने यहाँ बी ले लिया, और बी और डी चूंकि दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस देता था, चूंकि इधर करंट की बात ही नहीं है तो ये दोनों पॉइंट को हम मान के चलेंगे कनेक्टेड पॉइंट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी बी और डी आप इस पॉइंट को हम सेम पॉइंट मान सकते हैं। और इधर की तरफ ये, और ये बी, ए टू बी आपको इस रूट से आपको 40 ओम का है और इधर से आपको ये 60 ओम का है।
इधर की तरफ करंट आपने I1 लिया, इधर की तरफ करंट I2 लिया है। चलो, तो अब यहाँ पे ए और बी के बीच की अगर बात करें कि ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको लिखते हैं VAB। अब इस रूट से अगर चलते हैं, तो इस रूट से चलते हैं, V इक्वल टू IR होता है, I यहाँ I1 है और R यहाँ 40 है, तो ये हो गया 40I1। और फिर इस रूट से अगर चलेंगे, इसका भी वही पॉइंट है, ए और बी इस रूट से भी वही सेम पॉइंट है, तो इस रूट से चलने से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, IR, यहाँ I2 है, I2 है यहाँ पे, और R यहाँ 60 है, तो ये हो गया आपको 60I2। अब यहाँ I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60I2 अपॉन ये 40, तो कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3/2I2। तो I1 का वैल्यू हम मान के चल सकते हैं कि 3/2I2 है। अब हमें इन सारे आर्म्स में हीट का वैल्यू निकालना है, तो हम निकाल रहे हैं कि हीट ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा, I1 करंट जा रहा है इधर की तरफ, तो ये I1 स्क्वायर RT सेम टाइम में, चूंकि जितनी देर तक करंट जा रहा है उतनी देर तक ये सारे रजिस्टर्स होके क्रॉस कर रहा है, तो सबके लिए तो टाइमिंग हमारा सेम रहेगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, तो फॉर्मूला आता है I स्क्वायर RT। तो इस रूट में अगर जा रहा है, तो इस रूट में आपको I1 है, तो I1 का स्क्वायर RT, तो I1 बोले तो ये हो गया 3/2I2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और R इधर की तरफ 40 ओम है बच्चों, ये R इधर की तरफ 40 है, और टाइम को हमने T ही रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9/4, और इसके बाद I2 एंड 40 इंटू T। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये कैंसिलेशन से ये 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो फाइनली अगर ये वैल्यू की बात करते हैं हम लोग बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको ये 90 I2 और I2 स्क्वायर हो जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू T। उसको हम लोग नंबर 1 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं बी और सी के बीच का हीट कितना होगा, तो हीट बिटवीन बी एंड सी, फिर वही आ जाएगा, बी एंड सी की तरफ जो है हमारा करंट I1 है, I1 स्क्वायर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस R और T, I1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3/2I2 होल स्क्वायर, और R रेजिस्टेंस वहाँ पे 10 ओम का है, तो 10 हो गया, और यहाँ पे टाइम T हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9/4I2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड यहाँ पे 10 है इंटू T है। तो अगर यहाँ कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो अब इसको हम लोग कर देते हैं, 9 5 जा 45/2 I2 स्क्वायर होगा यहाँ पे, I2 स्क्वायर इंटू T। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट निकाल लेते हैं, 2 और आर्म्स हमारे पास रह गया है, तो 2 आर्म्स का निकाल लेते हैं उसका भी। तो 2 आर्म्स में बच्चों अब यहाँ A से D के बीच में करंट कितना जाता है, I2 करंट जाता है, और रेजिस्टेंस इतना है, तो कितना हीट बनेगा यहाँ पे लिखेंगे, हीट बिटवीन A to D यानी करंट इधर I2 स्क्वायर है, और रेजिस्टेंस इनटू टाइम, I2 स्क्वायर को I2 रहने देते हैं, चूंकि इन सब को हमने I2 में रखा है, रेशियो निकालना है, कैंसिल होता है। तो R का वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितना है, 60 है, और टाइम तो हमारा T ही रहेगा। इसी तरह से हीट प्रोड्यूस्ड बिटवीन दिस रेजिस्टेंस यानी DC, तो ये हो गया I2 स्क्वायर, चूँकि करंट I2 यही होकर के जाएगा, RT और I2 स्क्वायर, R यहाँ पे आपको 15 ओम है, तो ये 15 एंड टाइम T है। अब इन सब का रेशियो आपको निकालना है। इन सब का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो अब इन सब के रेशियो को निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बिटवीन AB इज टू हीट प्रोड्यूस्ड बिटवीन BC इज टू हीट प्रोड्यूस्ड बिटवीन AD और हीट प्रोड्यूस्ड बिटवीन DC।
अब इन सब वैल्यू को रख देते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है, तो ये है 90 I2 स्क्वायर टी इस टू, और उसके बाद बी सी है ये 45/2 स्क्वायर टी। नेक्स्ट है ए डी है, तो ए डी है 60 I2 स्क्वायर इंटू टी, और उसके बाद डी सी है ये 15 I2 स्क्वायर टी। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आसान है, आप खुद कर सकते हो। बच्चों जब रेशियो में रहता है कोई वैल्यू, तो सिमिलर जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सिमिलर वैल्यू सब में देखोगे I टू स्क्वायर टी है, सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/45/2 ये 60 ये 15। तो जो डिवाइडेड फॉर्म में है ये 2 थोड़ा सा वेग टाइप का लग रहा है, कन्वीनियंस नहीं लगता है, तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए पूरे सिस्टम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और रेशियो में आप कैंसिल भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो सबको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 180/2, ये 45 ही रहेगा, इस टू ये हो जाएगा 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 120/2 ये हो जाएगा आपको 15 2 जा 30। अब आपको देखना है कि इसमें से किसका मल्टीपल है। ये आपको 5 का मल्टीपल प्राइमा फेसी लगता है, तो 5 के मल्टीपल से सबको आप कैंसिल कर सकते हो, या और किसी का मल्टीपल है तो उस मल्टीपल से इसको आप पूरे को आप कैंसिल कर सकते हो। 15 का मल्टीपल देख लो, 15 के मल्टीपल से ये कट जाएगा, उसको भी देख लो, तो आप फाइनली ये वैल्यू रेशियो आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। इसको आप पॉज करके आराम से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द फॉलोइंग सर्किट अ मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस स्टेट, द मीटर ब्रिज वायर्स हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm पर सेंटीमीटर है। ये 1 ohm पर सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X एंड द करेंट drawn from the battery of the negligible internal resistance। देखो कई बातें कहा है, यहाँ पे आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है X, तो ये आपको X पता करना है, पहले तो इसका वैल्यू पता करना है, और कह रहा है कि ये जो मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज आपका बैलेंस स्टेट है। देखो बच्चों मीटर ब्रिज जो होता है ना, वह व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो इसको अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह से इसको अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको सर्किट को डिजाइन करेंगे। ये इस तरह से डिजाइन करते हैं हम लोग ये, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे एक सर्किट होता है हमारा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में, और ये मीटर ब्रिज जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म होता है, परिष्कृत रूप होता है। तो अब ये देखो यहाँ पे आप कैसे कैसे इसको डिजाइन करेंगे। ए बी के बीच जहाँ पे जॉकी होता है, ये जॉकी यहाँ पे है, यहाँ पे जॉकी है आपको, तो यहाँ पे जॉकी और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे हम सी कर देते हैं। इसको हमने कर दिया। अब हमारे पास ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम यहाँ ए कर दिया, इसको हमने ए करा, इसको सी करा। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसको हमने एक्स ले लिया। सी और बी के बीच यहाँ पे हम बी कर दे रहे हैं। ए और बी के बीच में सेल लगा हुआ है, ए और बी के बीच में सेल लगा हुआ है, 6 वोल्ट का सेल है ये। तो अब यहाँ सी से बी जा रहे हैं, तो यहाँ 6 ओम का रजिस्टर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ए से जे, इस पॉइंट को हम जे मान लेते हैं, तो ए से जे जा रहे हैं तो इसको हम आर कंसीडर करते हैं, और फिर जे से बी जा रहे हैं तो इसको हम एस कंसीडर करते हैं। तो अब ये हमारा जो वैल्यू है मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में हमारा समा गया। तो हमें ये पता करना है ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कह रहा है ये जो हमारा मीटर ब्रिज है ये बैलेंस स्टेट में है। फॉलोइंग सर्किट अ मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट का मतलब है कि इधर से आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये क्लियर है, बैलेंस स्टेट ही है। तो अब बैलेंस स्टेट में अगर है तो हमें x मालूम करना है, और यहाँ इसको जनरली हम लोग p कंसीडर करते हैं। ये p है हमारा,
जनरली इसको हम P कंसीडर करते हैं, ये P है, और इसको हम लोग Q कंसीडर करते हैं, और ये R है और ये S है। तो अब यहाँ पे X तो हमें निकालना ही है, और Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है, और R S का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ तो है, पता नहीं है। कह रहा है कि ये जो वायर होता है A से B के बीच में, इस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस आपको 1 ओम है। तो यहाँ से यहाँ ये 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। सीधी बात है, 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसलिए 40 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। इसका मतलब है A से J के बीच में रेजिस्टेंस, यहाँ पे A से J के बीच में रेजिस्टेंस ये 40 ओम है। इसी तरह से J से B के बीच में ये वायर की लेंथ 60 है, इधर का रेजिस्टेंस 60 ओम है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू इनफैक्ट R का यानी 40 ओम है, और ये वैल्यू हमारा 60 ओम है। तो अब यहाँ से हमें ये वैल्यू पता चल गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बैलेंस स्टेट में व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इक्वेशन होता है वो P अपॉन Q होता है और R अपॉन S होता है। P यहाँ नहीं पता हमें, X है, और Q हमें पता है 6 है। उसके बाद R का वैल्यू हमें पता है 40 है, और S भी हमें पता है ये 60 है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2 और 3, 2 का कैंसिल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी X इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 अपॉन 3, और ये इधर आ गया 6, तो ये हो गया 3 2 जा 6 यानी 4, यानी X का वैल्यू बच्चों यहाँ मिल गया 4 ओम, यानी X रेजिस्टेंस हमें मिल गया। अब कह रहा है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। फर्ज करो सपोज दैट कि करंट इस सर्किट में I फ्लो कर रहा है, और इस सेल का EMF का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 6 ओम, 6 वोल्ट, सॉरी ये 6 वोल्ट है ये। तो 6 वोल्ट का ये सेल है, और करंट कितना जा रहा है हमें निकालना पड़ेगा। देखो करंट बच्चों इस सर्किट में A में इन कर रहा है और B में आउट हो जा रहा है, तो हमें A और B का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमको पता करना पड़ेगा। तो वो पता करने के लिए हम लोग करते क्या है, पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो यहाँ पे A to C, C to B, इधर की तरफ करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर आपको सीरीज में, तो सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? सीरीज का मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड करना। ये वैल्यू आपको कितना मिल गया? ये 4 ओम है, तो ये 4 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों ऐड करना है। 4 और 6 ये हो जाएगा, इधर की तरफ 10 हो गया, और इसके बाद ये 40 एंड 60 ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये भी सीरीज में है, तो ये 100 हो गया। तो इधर की तरफ 100 आ गया, उधर की तरफ 10 आ गया, 10 और 100 फिर आपको पैरेलल में है, यानी इधर की तरफ आपको 10 है और इधर की तरफ 100 है। दिस इज A एंड दिस इज B, इधर की तरफ 10 और इधर की तरफ 100, और ये दोनों आपको पैरेलल में है। तो पैरेलल का जो रिजल्टेंट होता है, यानी इसको हम RP लिखते हैं, और ये बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट 10 इंटू 100 अपॉन सम, यानी 10 प्लस 100। तो ऊपर में हो गया 10 इंटू 100 अपॉन 100 10, तो एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 11। ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब आपको करंट चाहिए, तो सर्किट में आप टोटल करंट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इतना हो गया और EMF इतना है, और करंट आपको चाहिए। तो करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज का मतलब है ये जो हमारा EMF है ये वोल्टेज कहलाता है, और रेजिस्टेंस हो गया आपको 100 अपॉन 11। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है, अब ला करके इसको कहीं सॉल्व कर लो। करंट बराबर हो जाएगा, ये 11 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 11 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 100, और 2 डेसिमल कितना है बच्चों? हाँ, ये 0.66 एम्पियर आ गया, यानी सर्किट में जो करंट आपका 0.66 एम्पियर है।
तो इस तरह से आज का क्लास मेरा यहाँ पे एंड होता है। अब इस सीरीज में आगे आपको और भी बहुत सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। शर्त है आप हमारे साथ बने रहें, अच्छे से अच्छे कमेंट करते रहें, क्योंकि मैं जो आपको दे रहा हूँ बच्चों, ये बहुत कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम्स होता है। अक्सर बच्चे इस तरह के जब न्यूमेरिकल सामने आता है तो बहुत पॉइंट पर कंफ्यूज करता है। तो ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट को मैं दूर करके आपको ये बताता हूँ। आई डू होप कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ आप बने रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।